Hello student, this is chapter 2nd of history, nationalism in India. We will discuss here next topic of this chapter. The topic is the idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought uh, for the racist regime with a novel method of the mass agitation which he called Satyagraha. 1915 में महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने भारत आने से पहले अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पर जो फैला हुआ जाति भेद का सिस्टम था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और एक बड़ा आंदोलन चलाया था जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का यूज़ किया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कंप्राइजेज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह का मतलब था कि सच के लिए सच की खोज करना और सच की पावर को पहचानना. सच्चाई जो है वो हमेशा ही मजबूत रखती है इंसान को और सच बोलने वाले के सामने जो ऑपरेसर है उसको झुकना पड़ता है या अपनी बात अगर हम अपनी बात पर सच्चाई पर टिके हुए हैं तो वो हम इजीली मनवा सकते हैं. इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस then physical force was not necessary to fight the oppressor. उनका मानना था कि यदि हमारी बात सच्ची है और हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें फिजिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ऑपरेसर जो शोषण करता है उसको हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हैं विदाउट सीकिंग वेगेंस और being aggressive. सत्याग्रही could win the battle through non-violence. बिना किसी तरह की हिंसा का यूज़ किए एक सत्याग्रही जो है वो अपने युद्ध को अहिंसा के द्वारा जीत सकता है. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. ये उस जो शोषण करता है शोषण करने वाला है उसकी आत्मा को उसका रियलाइज़ कराने के बाद होता है. यानी कि अगर हम अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने जो हमारा कारण है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो सही है तो जो ऑपरेसर या शोषण करता है वो हमारी बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि हमारी बात में पूरी तरह से सच्चाई है. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. लोगों का मानना था कि जो ऑपरेसर होता है लोग जो ऑपरेसर होते हैं हैड टू बी परsuaded टू सी ट्रूथ क्योंकि वो भी सच्चाई को जानते हैं और उन पर किसी तरह की फोर्स या हिंसा का यूज़ ना करके उनको उस चीज़ का रियलाइज़ कराना उनको ये एहसास कराना कि वो वास्तव में गलत है ये उनका जो मेन हथियार था. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ. महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस अहिंसा के धर्म के आधार पर पूरे देश को एक करने के लिए प्रयास किया. उनका मानना था कि अहिंसा के धर्म के आधार पर सभी लोग एक हो सकते हैं. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस. महात्मा गांधी के भारत में आने पर सत्याग्रह का आंदोलन अलग अलग जगह पर चलाया. उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो था वो 1917 में चंपारण में चलाया जहाँ पर वो बिहार में चंपारण में किसानों के लिए स्ट्रगल किया उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम के विरुद्ध. Then in the 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. 1917 में सबसे पहले चंपारण में जो आंदोलन किया गया वो बिहार में जो नील की खेती के प्लांटेशन होती थी उसके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया और उसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया क्योंकि वहाँ पर भी जो प्लांटेशन के मालिक थे वो किसानों का शोषण करते थे और जिसके कारण उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था भुखमरी की कंडीशन हो गई थी तो वहाँ पर उन्होंने साथ दिया और अंत में फैसला उनके फेवर में गया. इसी तरह 1917 में भी उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जहाँ पर अकाल की कमी से फसल खराब हो गई थी जिसके कारण किसानों ने टैक्स माफ़ करवाने के लिए ये आंदोलन किया
affected by crop failure and plague epidemic, the peasant of खेड़ा could not pay the revenue. और इस प्लेग की बीमारी और क्रॉप के फेलियर के कारण वो लोग टैक्स पे नहीं कर सकते थे और उनकी डिमांड थी कि उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाए। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए। इस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आधार पर स्टार्टिंग में कुछ सफलताएं पाई। नाउ आवर टॉपिक इज द रोल्ट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rolt Act. इन जो सफलताएं जो उन्हें प्राप्त हुई थी स्टार्टिंग के 2-3 सत्याग्रह में, उनसे प्रभावित होकर गांधी जी ने 1919 में एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया जिसको रोल्ट एक्ट के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ये जो कानून पास किया गया था रोल्ट एक्ट, ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसने जल्दबाजी में बिना किसी सोच समझ के बिना भारतीय मेंबर्स के भारत पे कानून लागू करने के लिए बनाया था। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू repress political activities and allowed detention of the political prisoner without trial of 2 years. ये जो कानून बनाया गया रोल्ट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी और जिसके कारण वो बिना किसी सबूत के शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में डाल सकते थे, जिसके कारण उनको फ़ायदा मिलता कि जो भी उनके खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले लीडर्स थे उनको वो आसानी से गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस किया जाए यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से कानून को तोड़ा जाए लेकिन हिंसा का यूज़ ना किया जाए। और इस तरह से ये आंदोलन शुरू किया गया 6 अप्रैल को और एक पहली हड़ताल की गई जिसके साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज, वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। रैलियाँ निकाली गई शहरों में और गांव जो वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने काम पर जाने से मना कर दिया, रेलवे वर्कशॉप वगैरह बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड द स्कैर्ड that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down the nationalist. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. इस तरह से जब अंग्रेज़ों को इस आंदोलन की शुरुआत का पता चला तो वो चौकन्ना हो गए और उन्होंने, क्योंकि रेलवे वगैरह जो बंद हो गई थी, टेलीग्राफ वगैरह यानी कि कम्युनिकेशन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन जो उन पर वो ख़राब हो जाएंगे और उन पर असर पड़ेगा, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी कदम उठाए और जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अमृतसर के बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली से पहले ही रोक दिया गया और उन्हें वहाँ दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक भीड़ पर गोलियां चला दी क्योंकि उन्हें ये अंदेशा था कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे वगैरह पर वो अटैक करने वाले हैं। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। और जैसे ही ये गोलीबारी हुई तो उसके बाद वास्तव में ही जो भीड़ है वो हिंसक हो गई। उन्होंने रेलवे स्टेशन वगैरह पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, सरकारी बिल्डिंग्स पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर को पूरी कमांड सौंप दी गई। 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई। ऑन दैट डे लार्ज क्राउड gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repression
measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair, being from outside the city. Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror or awe. जैसे ही जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई कि कुछ लोग तो वहाँ पर सरकार का विरोध करने के लिए, रैली करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो आने वाले थे वो बैसाखी के मेले में आए थे, क्योंकि 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहाँ पर। और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो ग्रामीण लोग थे, उन लोगों को जो मार्शल लॉ है उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और भीड़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, जिसके कारण जनरल डायर वहाँ पर आया और उसने आकर उस जलियांवाला बाग, जो कि एक बाउंडेड एरिया था, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी और एग्जिट पॉइंट एक ही था, सिंगल एग्जिट पॉइंट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और वहाँ से उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में जनरल डायर ने अपना जो मेन मोटिव था या मेन मकसद था वो बताया कि इससे वो सत्याग्रहियों के दिमाग में, मन में डर बिठाना चाहता था, और जिससे वो डर कर अपने सत्याग्रह के आंदोलन को ख़त्म कर दें। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in the many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on the government buildings. जलियांवाला बाग की घटना का असर जो था वो उल्टा ही हुआ। कहाँ जहाँ वो जनरल डायर ये चाहता था कि किसी तरह सत्याग्रहियों को डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन वो डरने धमकने की बजाय दुगने और भी एक्टिव हो गए। और जैसे ही जलियांवाला बाग की घटना को लोगों ने सुना तो लोग, बहुत से नॉर्थ इंडिया के शहरों में लोग बाहर आकर रैलियां करने लगे, सड़कों पर उतर आए और वहाँ पर हड़तालें करने लगे, पुलिस से झड़प होने लगी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on streets and do salam to all sahibs. People were flogged and villages were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. जलियांवाला बाग की घटना का जो उल्टा असर हुआ, जिससे लोग भड़क उठे और दुगनी हड़तालें और वो जो झड़पें शुरू हो गई थी सरकार के साथ, तो गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ताई से काम किया और उन्होंने लोगों को, जो सत्याग्रही थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा पाशविक व्यवहार करना शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों को मारा गया, पीटा गया और उनको ज़बरदस्ती जो वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनके सामने नाक रगड़वाई गई सड़क पर, गलियों में, और उनको सैल्यूट करवाया गया, जिससे कि उन लोगों को ये फील हो कि वो अंग्रेज़ों के अधीन है। और लोग जो थे गाँवों को छोड़कर चले गए, क्योंकि उन पर बमबारी कर दी गई कुछ गाँवों में, जिसके कारण हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही थी। हिंसक घटनाओं के बढ़ने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। While the road satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslim closer together. जैसे ही रोड सत्याग्रह को ख़त्म किया गया तो इसका जो असर देखने के लिए मिला कि ये बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ आंदोलन था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा दिखने वाला आंदोलन था। फिर भी ये केवल शहरों तक ही सीमित रहा। जो नॉर्थ इंडिया के शहर थे, केवल वहीं पर ये आंदोलन देखने के लिए मिला। ग्रामीण क्षेत्र इससे काफ़ी अलग रहे। अब गांधी जी चाहते थे कि कोई ऐसा आंदोलन किया जाए जो कि पूरे इंडिया को एक कर सके और गांव
और शहर सभी मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि बिना हिंदू और मुस्लिमों को एक किए, यानी कि जब तक काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके थे हिंदू और मुस्लिम में, तो वो एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे थे। तो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा किए बिना इतना बड़ा आंदोलन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की थी इंडिया में उस समय। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उन्हें ये मौका मिला जबकि खिलाफत इशू शुरू हुआ। खिलाफत इशू क्या था? खिलाफत इशू था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस treaty was going to impose on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन साम्राज्य ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी और ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की दूसरे तरफ से लड़ रहा था वो हार गया था। अब हारने वाले देशों पर बहुत सी जो शर्तें लागू की गई थी उनके कारण ये जो अफवाह फैल गई कि जो तुर्की का सम्राट या सुल्तान जो था वो जो कि खलीफा कहलाता था, तुर्की का जो सुल्तान था उसको खलीफा कहा जाता था, जो कि उनका धार्मिक गुरु था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का। तो जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। तो उसका परिणाम भारत में भी देखने के लिए मिला। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम्स ने खिलाफत कमेटी बनाई 1919 में, मार्च 1919 में बॉम्बे में बनाई गई। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. अब मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नौजवान युवक जो थे, मुस्लिम युवक, उन्होंने महात्मा गांधी से भेंट की और उनसे मिलकर इस टॉपिक पर बातचीत की कि किस तरीके से हम इसको आंदोलन के रूप में बदल सकते हैं। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी को ये सही अवसर दिखाई दिया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो मुस्लिम्स को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकते थे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी दूसरे लीडर्स को मनाने में सक्सेसफुल हो गए थे, कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को, कि वो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ स्वराज प्राप्त करने के लिए भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए कांग्रेस और जो मुस्लिम्स हैं वो मिलकर खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।